हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। हम डिस्कस कर रहे थे DSSB TGT साइंस के सॉल्यूशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो देखो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू। यहाँ पर देखो आपको 4 स्टेटमेंट्स दी हुई है और इन चारों में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्टेटमेंट नॉट ट्रू है। नॉट ट्रू का मतलब क्या है कि एक यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको गिवन है, एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि बाकी 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपको स्टेटमेंट दी हुई है, ये रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो हम 10th क्लास में पढ़ते हैं वहाँ से ये क्वेश्चन है। तो देखो फर्स्ट क्या दिया हुआ है आपको कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोला है इसमें कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है वो अपोजिट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अभी देखते हैं इसको कि कैसे होता है ये। तो देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके रिएक्ट करके क्या करते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर लेते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे देखो फॉर एग्जांपल क्या हुआ, अभी कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन आपने करा दी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये क्या बन जाएगा भाई, CaCO3। क्या बन जाएगा भाई यहाँ पर, ये CaCO3 मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन गया। अब क्या है, इसी कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप क्या करते हो, हीट कर देते हो, इस कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट कर देते हो तो यहाँ पर ये क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है किसमें, 2 से मतलब 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में। तो यहाँ पर ये जो डिकम्पोज होता है, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है वो क्या होता है, CaO प्लस में CO2। तो देखो ये वाली जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन इस रिएक्शन की क्या है भाई, जस्ट अपोजिट है। और ये किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। और ये किसका एग्जाम्पल है, डीकम्पोजिशन का। तो देखो हमने दोनों में क्या देखा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, दैट इज़ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और जब एक सिंगल रिएक्टेंट से क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं तो उसे आप क्या बोलते हो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोज का मतलब क्या है, डीकम्पोज हो जाना, ब्रेक हो जाना। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि एक सिंगल रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट बने हैं। अब देखो ये दोनों रिएक्शन क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है भाई, यहाँ पर करेक्ट दी हुई है। आपको कौन सी आइडेंटिफाई करनी थी भाई, इनकरेक्ट वन। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूस सॉल्युबल सॉल्ट्स। क्या बोला है भाई, देखो जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होती है वो क्या करती है, सॉल्युबल सॉल्ट्स बनाती है। तो देखो यही वाली स्टेटमेंट आपको कैसी दी हुई है भाई, इनकरेक्ट दी हुई है। मतलब कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बट ये स्टेटमेंट कैसी है भाई, इनकरेक्ट है। अब देखो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कैसी होती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो होती है वो जनरली क्या, कौन सी रिएक्शन होती है भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, 2 सॉल्ट होते हैं, यानी कि जो रिएक्टेंट है वो क्या होते हैं, यहाँ पर सॉल्ट होते हैं। और उनमें क्या होता है, कटायन और अनायन जो रहते हैं उनके सॉल्ट्स के, वो क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं दोनों के। ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम या फिर एटम्स क्या होते हैं, इसमें दोनों रिएक्टेंट के एक्सचेंज हो जाते हैं। उसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, प्रेसिपिटेशन या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब प्रेसिपिटेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि प्रेसिपिटेट से क्या मतलब है, सॉलिड पार्ट है। तो बेसिकली क्या होता है, जब 2 सॉल्ट रिएक्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसमें से एक सॉलिड पार्ट रहता है और एक एक्वस पार्ट रहता है। तो जो सॉलिड पार्ट रहता है वो एक्वस पार्ट में मतलब होता है, प्रेजेंट होता है। जैसे मान लो ये यहाँ पर क्या है, एक्वस पार्ट है, इस एक्वस पार्ट के अंदर क्या है, ये यहाँ पर इनसॉल्युबल पार्ट है। यही इनसॉल्युबल पार्ट जो रहता है इसे ही आप क्या बोलते हो भाई, PPT बोलते हो। और ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। और जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है वो यूजुअली क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल AgNO3 क्या होता है भाई, ये सिल्वर नाइट्रेट। इसकी रिएक्शन जब आप करते हो सोडियम क्लोराइड के साथ, सोडियम क्लोराइड क्या होता है भाई, NaCl। ठीक है, AgNO3 क्या होता है भाई यहाँ पर, सिल्वर नाइट्रेट, एंड NaCl इज़ क्या है भाई, सोडियम क्लोराइड। ये दोनों सॉल्ट है, इन दोनों सॉल्ट की आपने रिएक्शन कराई तो देखो यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो क्या बनता है, NaNO3 और प्लस में क्या बनता है यहाँ पर, AgCl। तो अब जो यहाँ पर ये AgCl बना है, सिल्वर क्लोराइड बना है, दैट इज़ द PPT फॉर्म। ये PPT होता है, मतलब कि सॉलिड फॉर्म में होता है। और जो इसके लिए रिप्रेजेंटेशन होती है, जैसे सॉलिड के लिए हम क्या लिखते हैं, S लिखते हैं, लिक्विड के लिए क्या करते हैं, L
से डिनोट कर देते हैं, और गैशियस स्टेट के लिए क्या करते हैं, जी से डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से। और गैशियस अगर स्टेट होती है तो उसके लिए हम ऐसे एरो लगा के सिंबल भी यूज़ करते हैं ये। तो सेम ऐसे ही जब ये एरो क्या होता है, इन्वर्टेड एरो होता है, ठीक है, उल्टा एरो होता है ये, तो उसे आप क्या डिनोट करते हो भाई, उससे हम डिनोट करते हैं कि सॉलिड फॉर्म में है, पीपीटी फॉर्म में है। तो यहाँ पर जो सिल्वर क्लोराइड है इसकी पीपीटी बनती है, और जो यहाँ पर एक्वस पार्ट होता है वो किसका होता है भाई, सोडियम नाइट्रेट का होता है। अब देखो ये दोनों सॉल्ट है एज ए रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट बन रहे हैं, यहाँ पर सॉल्ट है बट दोनों। अब इसमें कटायन एनायन देखो, यहाँ पर एजी सिल्वर कटायन है, और नाइट्रेट जो है ये अनायन है। कटायन क्या होता है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और अनायन क्या होता है, जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है। सोडियम क्लोराइड में क्या है, Na पॉजिटिव कटायन है, और जो Cl नेगेटिव है, क्लोराइड क्लोरीन जो है, ये क्या बन रहा है, यहाँ पर अनायन बन रहा है। तो अब देखो यहाँ पर जब आप प्रोडक्ट में देखोगे तो हुआ क्या है, इसका कटायन इसके अनायन के साथ मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है, कंपाउंड बना रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका कटायन और यहाँ पर ये वाला अनायन है, तो ये सिल्वर क्लोराइड फॉर्म हो रहा है। तो बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है भाई, यूजली जो कटायन अनायन रहते हैं वो कंबाइन करके क्या करते हैं, एक सॉलिड फॉर्म पीपीटी बना लेते हैं, और दूसरा क्या रहता है, वहाँ पर एक्वस पार्ट रहता है, और जो प्रेसिपिटेट रहता है वो यही है, यही सॉलिड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो अब देखो यहाँ पर उसने क्या बोल दिया कि सॉल्युबल सॉल्ट्स बनाते हैं, तो अब ये अगर सॉल्युबल सॉल्ट होते तो आपको ये सॉल्युबल, ये यहाँ पर इनसॉल्युबल पीपीटी कैसे मिलती, तो ये रॉन्ग है। यहाँ पर ये कैसे होते हैं अभी, सॉल्युबल सॉल्ट नहीं होते हैं, ये इनसॉल्युबल सॉल्ट होते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, टू डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर एक्सचेंज इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, तो इसका मतलब क्या है कि थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फिर नेक्स्ट देखो, रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। क्या बताया गया है कि अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें, तो वहाँ पर जो रिडक्शन प्रोसेस होती है, रिडक्शन रिएक्शन होती है, उसमें हम क्या करते हैं, लॉस ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, गेन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपको बिल्कुल करेक्ट दिया है। और यहाँ पर रिडक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन से भी। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन से भी। अगर किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कोई गेन कर रहा होता है तो वो कौन सी रिएक्शन शो कर रहा होता है भी, रिडक्शन प्रोसेस को शो कर रहा होता है। और ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में बात करूँ तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, ऑक्सीजन के टर्म्स में बात करूँ, ऑक्सीजन एटम के टर्म में, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा इन ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखा आपने कि चारों स्टेटमेंट में से फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर आपको रॉन्ग दी हुई है, तो यही क्या है, यहाँ पर आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। यहाँ पर देखो आपको कुछ मेटल्स के लिए ऑर्डर्स दिए हुए हैं, और इन ऑर्डर में से आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा करेक्ट ऑर्डर है इन मेटल्स के लिए, और वो भी कैसा, रिएक्टिविटी ऑर्डर। यानी कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, मोर रिएक्टिव मेटल लिखनी है, और लास्ट में क्या लिखना है आपको ऑर्डर के अंदर, जो सबसे कम रिएक्टिव होगी। तो देखो जो रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है वो ये होती है, ठीक है। इस रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल की हेल्प से आप क्या करते हो, ये चीज़ को आइडेंटिफाई करते हो, ये आपको याद ही रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या देखते हैं हम कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल्स कैसे होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, और जो हाइड्रोजन से नीचे वाले होते हैं वो लेस रिएक्टिव, या फिर आप क्या बोल सकते हो उसको, नॉन रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो सबसे नीचे क्या होता है, प्लैटिनम और गोल्ड और सिल्वर। तो जनरली हम इनको क्या बोलते हैं, नोबल मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। नोबल मेटल्स क्या होती हैं, जो नॉन रिएक्टिव या फिर बहुत ही कम रिएक्टिव इन नेचर होती है। डाउन द जब आप इस सीरीज़ के आओगे, ठीक है, जैसे ऊपर सबसे क्या है, पोटाशियम, तो पोटाशियम से जब आप प्लैटिनम की तरफ आते हो तो रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ऊपर ये मेटल्स है, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये क्या है, रिएक्टिव मेटल्स है, ठीक है। और जो ये सबसे नीचे मेटल्स है, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल्स है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में आपको क्या दिया है कि कैल्शियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और जो कॉपर होता है वो क्या है भाई, यहाँ पर सबसे कम रिएक्टिव है। तो देखो यहाँ पर ये बिल्कुल आपको करेक्ट दिया है। आप यहाँ से इस वाली सीरीज से भी चेक कर सकते हो। देखो कैल्शियम कहाँ पर है, यहाँ, फिर कैल्शियम के बाद क्या आ रहा है, देखो लेड है, और लेड के बाद क्या है भाई, यहाँ पर नीचे कॉपर है। तो ये रिएक्टिविटी बिल्कुल करेक्ट है। बाकी तीन देखो आप ऑप्शन की हेल्प से कट कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है। सोडियम, पोटाशियम हम क्या बोलते हैं, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। फिर एल्युमिनियम भी, मैग्नीशियम भी, कैल्शियम भी, ये रिएक्टिव मेटल्स है। तो देखो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन में लास्ट में
आपको क्या दिया है, एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम तो रिएक्टिव मेटल्स होती है। मरकरी और सिल्वर तो देखो यहाँ पर आनी चाहिए थी नीचे, और मरकरी इससे क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर बट सबसे ज़्यादा कौन सी होनी चाहिए थी, एल्युमिनियम होनी चाहिए थी। एल्युमिनियम यहाँ पर होना चाहिए था। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। फिर जो थर्ड ऑर्डर दिया है ये वाला, देखो इसमें तो इन्होंने सोडियम को ही सबसे कम रिएक्टिव बता दिया। अगर एक भी गलत जगह पे प्लेस है तो इसका मतलब वो तो इनकरेक्ट ही है ना। तो यहाँ पर ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। फिर फोर्थ वाला देखो, इसमें कैल्शियम लिखा है इन्होंने आगे, कैल्शियम रिएक्टिव होता है बट क्या भाई, सोडियम से कम रिएक्टिव होता है। तो ये वाला भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर क्या है अभी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एन एनेस्थेसिया इन सर्जिकल ऑपरेशन। देखो यहाँ पर क्या पूछा है कि हम सर्जिकल ऑपरेशंस में एनेस्थेसिया की तरह क्या यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन एंड नाइट्रस ऑक्साइड का मिक्सचर, ऑक्सीजन एंड वाटर का मिक्सचर, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का मिक्सचर, या फिर ऑक्सीजन एंड एसिटाइलिन का मिक्सचर। तो देखो एनेस्थेसिया से क्या मतलब है, ये बेसिकली अनकॉन्शियस स्टेट में करने के लिए डॉक्टर्स इसका यूज़ करते हैं। और इनका पर्पज़ क्या होता है, टू प्रिवेंट द पेन ड्यूरिंग द सर्जरी टाइम, यानी कि जो भी सर्जरी का टाइम रहता है उस टाइम पर आपको पेन फील ना हो, इसलिए हम एनेस्थेसिया का यूज़ करते हैं। और ये बेसिकली किसका मिक्सचर होता है, ये होता है ऑक्सीजन एंड नाइट्रस ऑक्साइड का मिक्सचर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या होगा भी, ऑप्शन नंबर 1। अब देखो ये ऐसे क्वेश्चन है, आप इन्हें बायो में भी पढ़ते हो और यहाँ पे केमिस्ट्री में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं इस तरह के, अब जैसे फॉर एग्जांपल जो भी पॉल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है, वो केमिस्ट्री में भी इंक्लूड हो सकते हैं क्योंकि वहाँ पर भी गैसेस और केमिकल्स वगैरह रहते हैं, वो बायो में भी होते हैं। तो मैंने ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ पर इस क्लास में डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोजन मीन्स डिटोरेशन ऑफ मेटल्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर देखो कोरोजन का मतलब पूछा है कि कोरोजन का मतलब क्या है भाई, डिटोरेशन ऑफ मेटल्स है, मतलब कि मेटल्स का डिग्रेड हो जाना, मेटल की क्वालिटी का डिग्रेड हो जाना कौन सा प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, बायोकेमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल, या फिर बायोइलेक्ट्रिक प्रोसेस। सो इट इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होती है। यहाँ पर क्या होता है भाई, रिडॉक्स रिएक्शन होती है, जो मेटल है वो ऑक्साइड फॉर्म कर लेते हैं यूजली, ठीक है। जैसे आयरन का आपने पढ़ा है, रस्ट हो जाता है, आयरन का जो कोरोडेड फॉर्म होती है वो रस्ट होती है, Fe2O3 पढ़ते हैं हम, ठीक है, इस ऑक्साइड फॉर्म में आ जाता है .XH2O, ठीक है, ये बनता है रस्टिंग के बाद। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें मेटल तो लूज़ करती है इलेक्ट्रॉन को और जो ऑक्सीजन होता है वो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है और ये क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विच कॉज। यहाँ पर देखो क्या बोला है क्वेश्चन में कि सल्फर डाइऑक्साइड का जब आप ऑक्सीडेशन करते हो तो आपको सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलता है। सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन किया तो आपको मिल रहा है यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड, और इससे क्या फॉर्म होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसकी वजह से क्या होता है, स्मोक होता है, एसिड रेन, बायोमैग्निफिकेशन, या फिर यूट्रिफिकेशन। तो यहाँ पर H2SO4 जो होता है वो इसकी वजह से क्या होता है भाई, एसिड रेन होता है, ठीक है। अगर रेन के अंदर एसिड की अमाउंट प्रेजेंट रहती है तो उसे आप क्या बोलते हो, एसिड रेन बोलते हो। अब ये SO2 कहाँ से आता है, तो ये एटमॉस्फेयर में कहाँ से आता है भाई, जो भी आप फ्यूल वगैरह बर्न करते हो तो वहाँ पर पॉल्यूशन की फॉर्म में, पॉल्यूटेंट की फॉर्म में सल्फर डाइऑक्साइड आता है, जिसका ऑक्सीडेशन होकर, यानी कि एटमॉस्फेयर में जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ इसका ऑक्सीडेशन होकर यहाँ पर ये सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म करता है, और फिर एटमॉस्फेयर में ही जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं उनके साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म हो जाता है, H2SO4, और ये रेन के साथ मिक्स होकर आता है, ठीक है, और उसे आप क्या बोलते हो फिर, एसिड रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ग्लोबल वार्मिंग का कौन सा इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। एक इफेक्ट यहाँ पर पूछा है कि जिसकी वजह से, मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन क्या था भाई, इसमें आई थिंक चारों ऑप्शन ही क्या दिए हुए हैं आपको, करेक्ट दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन क्या था भाई, मतलब इसका सभी कैंडिडेट के लिए क्या था, इग्नोर किया गया था क्वेश्चन। एक बार ऑप्शंस को देखते हैं। अर्ली मैच्योरेशन ऑफ क्रॉप्स लीडिंग टू रिड्यूस ग्रेन साइज एंड लो यील्ड, तो बिल्कुल करेक्ट है। जो ग्लोबल वार्मिंग होती है उसकी वजह से क्रॉप्स जो है वो अर्ली मैच्योर हो जाती है और उनका जो ग्रेन साइज़ रहता है वो भी रिड्यूस हो जाता है और कम अमाउंट में भी प्रोडक्शन होता है, ठीक है, लो प्रोडक्शन होता है। तो ये भी ग्लोबल वार्मिंग का ही क्या है भाई, एक इफेक्ट है। फिर सेकंड आपको दिया है मेल्टिंग ऑफ स्नो कैप्स, यानी कि जो भी ग्लेशियर्स रहते हैं वो मेल्ट होते हैं, तो ये भी ग्लोबल वार्मिंग का ही इफेक्ट है। थर्ड है डैमेज टू माउंटेन्स, तो ये भी करेक्ट है, ये भी होता है। और फिर फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न, और जो पैटर्न है वेदर का वो भी क्या रहता है, अनप्रेडिक्टेबल रहता है। तो ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होती है, इसका जो मेन कॉज होता है वो किसकी वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जब इंक्रीज़ हो जाती है तो उसकी वजह से क्या है, जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा राइज़ हो जाता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और उसी की वजह से ये सब क्या होता है आपको देखने को मिलता है। तो ये सभी क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन ही आपको क्या दिए हुए हैं, करेक्ट दिए हुए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर फ्रॉम 10 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ अप टू 50 किलोमीटर इज कॉल्ड। यहाँ पर क्या पूछा है कि जो एटमॉस्फेयर की मेन लेयर रहती है जो कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम 10 किलोमीटर यानी कि 10 किलोमीटर से अबव है और 50 किलोमीटर तक होती है, उसे आप क्या बोलते हो, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर या फिर थर्मोस्फेयर। तो यहाँ पर देखो ये इस पिक्चर में दिखाया गया है कि अप टू 10 या फिर 20 आप ये बोल सकते हो क्या होता है अभी, ट्रोपोस्फेयर होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है। इसके अबव यानी कि 50 से अबव 85 तक यहाँ पर क्या रहता है, मीजोस्फेयर। फिर क्या होता है इसके बाद ट्रोपो, और फिर लास्ट में क्या होता है, एक्सोस्फेयर होता है। तो उसने अप टू 50 किलोमीटर बोला है, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आ जाएगा भी, ऑप्शन नंबर 2 स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशंस फ्रॉम द सन विच इज अ नॉन कॉज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो यहाँ पर ये बोला है कि यूवी रेडिएशंस की वजह से क्या हो जाता है, ठीक है। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट कर देती है यूवी रेडिएशंस को आने से, ठीक है। सन से जो यूवी रेडिएशंस आ रही है उनको यहाँ तक, अर्थ तक या फिर हम तक पहुँचने तक कौन प्रोटेक्ट करता है, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है। अगर वो डायरेक्ट आ जाए यूवी रेडिएशंस तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है भी, ऑप्शन नंबर 1 स्किन कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन 1674 प्रूव दैट एयर इज नॉट एन एलिमेंट बट इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेज, वन ऑफ विच इज़ एक्टिव एंड द अदर इज़ नॉन एक्टिव। देखो इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि 1674 में ये बात किसने प्रूफ की थी कि एयर जो होती है वो एलिमेंट नहीं है, एयर इज़ नॉट एन एलिमेंट, बट ये क्या है, एक मिक्सचर है जिसमें दो सब्सटेंसेस होते हैं और उन दो सब्सटेंसेस में से एक एक्टिव होता है और दूसरा क्या होता है, नॉन एक्टिव होता है। तो इसका करेक्ट आंसर तो क्या है भी, ऑप्शन नंबर 2 जॉन मैयो ने बताया था। और जो यहाँ पर उन्होंने बोला था कि जो एक्टिव सब्सटेंस होता है वो कौन सा होता है भाई, ऑक्सीजन के लिए बोला था, और जो नॉन एक्टिव होता है वो उन्होंने नाइट्रोजन गैस के लिए बोला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स रिटर्न नाइट्रोजन टू द सॉइल एज विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो यहाँ पर ये बोला है कि ये नाइट्रोजन साइकिल जो हम पढ़ते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि भाई डेड प्लांट्स और जो एनिमल्स रहते हैं उस तक रिटर्न होता है नाइट्रोजन, ठीक है, वो कौन सी फॉर्म में आता है वापस, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल हमने पढ़ा है, तो नाइट्रोजन साइकिल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन मैंने वीडियो में ऐड तो कर दिए, बट ये नॉर्मली आप बायो में देखते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो नाइट्रोजन में अगर हम देखें कि नाइट्रोजन किस किस का मेन कंस्ट्रेंट होता है, तो ये होता है अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, हार्मोन्स, क्लोरोफिल्स एंड मैनी विटामिन्स। और जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है वो 78% प्रेजेंट होती है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये नेचुरल यानी कि नाइट्रोजन इज़ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट फॉर बोथ नेचुरल एंड एग्रीकल्चर इकोसिस्टम। अब ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन रहती है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन ये प्रेजेंट है 78%, ये डायरेक्ट हम इनटेक नहीं कर सकते, ना ही प्लांट्स ना ही एनिमल्स। तो ये क्या होता है, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस होता है एक, उसके थ्रू क्या होता है ये उसको डिकम्पोज करते हैं और फिर हम इनका क्या कर पाते हैं, यूज़ कर पाते हैं। तो यहाँ पर ये बेसिकली ये पूरी नाइट्रोजन साइकिल होती है जिसमें क्या होता है ये वापस से डेड प्लांट्स और एनिमल्स तक आता है, ठीक है। तो ये कौन सी फॉर्म में आता है, ये अमोनियम कंपाउंड्स की फॉर्म में आता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वाटर साइकिल द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल इज नोन एज। यहाँ पर बोला है कि सॉइल में जो वाटर का मूवमेंट होता है, ठीक है, इन वाटर साइकिल द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल इज नोन एज, उसे आप क्या बोलते हो भाई। यहाँ पर देखो एक बार हम चारों टर्म्स को एक्सप्लेन करते हैं कि पर्कोलेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन क्या है, प्रेसिपिटेशन क्या है और इवोपरेशन क्या होता है। तो देखो पर्कोलेशन क्या होता है, पासिंग डाउन यानी कि मूवमेंट ऑफ वाटर होता है, बट वो कहाँ पर होता है, नीचे की तरफ होता है, ठीक है। तो पासिंग डाउन वाटर स्लोली थ्रू द सॉइल यानी कि सॉइल में से वाटर का पास होना, उसे आप क्या बोलते हो, पर्कोलेशन बोलते हो। तो यहाँ पर यही पूछा है, मूवमेंट ऑफ वाटर पूछा है सॉइल में, तो इसका करेक्ट आंसर तो क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 1 पर्कोलेशन। बाकी की टर्म्स को भी एक बार देखते हैं। तो देखो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, इसे आप फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भी पढ़ते हो, तो ये क्या होता है भाई, लॉस ऑफ वाटर होता है। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन में जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स रहती हैं, ठीक है, वो क्या होती है, वो ड्यू टू द हैवी वेट क्या होती है, जो वाटर की फॉर्म में यानी कि वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में, क्या मतलब कि जो रेन करती है वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, वो क्या होता है अभी प्रेसिपिटेशन प्रोसेस होता है। यानी कि जो भी क्या रहता है एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट रहता है, वो जब लिक्विड की फॉर्म में नीचे आता है तो उसे आप क्या बोलते हो, प्रेसिपिटेशन बोलते हो। इवोपरेशन क्या होता है, जो भी लिक्विड वाटर है वो क्या बन जाता है, गैशियस वाटर में चेंज हो जाता है, गैशियस वाटर में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया है, उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, इवोपरेशन बोलते हो। तो यहाँ पर क्या पूछा था उसने कि मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल, तो ये कौन सा होता है, पर्कुलेशन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया भी, ऑप्शन नंबर 1।